हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो हम लोगों ने न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा से संबंधित अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज का जो सेट है उसका कट ऑफ 75 रखा गया है। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता जो है यह 5 मार्च 1931 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत सविनय आज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला लिया था। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको मैं आपको डिस्कस कराते चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेद समाज। देखिए फ्रेंड्स, 1864 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से केसी धारालू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट को कवर किया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है, आप उस सेट को जरूर लगा लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फ्रेंड्स पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हम लोगों ने मिनी प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में हमारा मिनी प्रैक्टिस सेट, तो आप उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। जितने भी हम लोगों ने वीडियोस बिहार दरोगा से संबंधित कवर किए हुए हैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अष्टप्रधान परिषद संबंधित है। तो अष्टप्रधान जो था ये शिवाजी के प्रशासन में उनकी सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे कि अष्टप्रधान कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवाजी। अष्टदिग्गज जो थे ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नरबलि प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल के समय किया गया। बताइए, नरबलि प्रथा को किस गवर्नर जनरल के काल में समाप्त किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय समाज में उड़ीसा के खोंड जाति, ध्यान रखेंगे उड़ीसा के जो खोंड जनजाति थे उनमें नरबलि प्रथा प्रचलित थी और इसे समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डिंग प्रथम को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पेशवा राज्य का संस्थापक थे। पेशवा राज्य का संस्थापक कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, पेशवा राज्य के संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ जो थे ये बाजीराव प्रथम के पिता थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। साहू ने इन्हें जो है पेशवा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी। तो अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना जो है 1722 ईस्वी में किसने किया था। तो सादत खान बुरहानुल मुल्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। निम्नलिखित में से मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता था। तो मुगल सेना का नेतृत्व जो है यह कौन करता था, मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मीर बख्शी। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिए लोथल कहाँ अवस्थित है। तो लोथल जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। यह भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राचीन साहित्य में विवाहों के प्रकार हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है, जिसमें से नाम मैं बताता हूँ, ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, ब्रह्म, देव, आर्य,
प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 ईस्वी में किसने किया था? एवो ह्यूम ने किया था मुंबई में। और इसके जो पहला अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। तो राइट आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। टोटल इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि जब कैबिनेट मिशन योजना घोषित किया गया तब वायसराय कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उस समय वायसराय जो था ये कौन था फ्रेंड्स? तो देखिए कैबिनेट मिशन जो जब ये घोषित किया गया तो उस समय लॉर्ड बेबल था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के बारे में आपको बखूबी जितने भी पॉइंट्स है पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से स्ट्रैबो की रचना कौन सी है? स्ट्रैबो की रचना इनमें से कौन सी है? तो स्ट्रैबो की रचना जो है ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री कई बार मैंने बताया है ये प्लिनी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये जो आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन ये जो है जस्टिन की रचना है। किसकी है? जस्टिन की रचना है। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी यह जो है एक अज्ञात लेखक का लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, वैशाली राजधानी थी। तो वैशाली जो राजधानी थी यह लिच्छुओं की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वजी संघ की राजधानी थी। ध्यान रखेंगे हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? इसका निर्माता कौन था? तो विट्ठल स्वामी मंदिर और हजार खंभा स्वामी मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया है? तो कृष्णदेव राय ने कराया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये जो है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना यह जो है फ्रेंड्स भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। यह जो है किस नदी पर है? तो काली नदी पर है और ये उत्तराखंड में है। तो देखिए ऑप्शन में नेपाल दिया गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो राइट आंसर इसमें से आपको बताना है इसमें से सुमेलित कौन सा दिया हुआ है। तो देखिए ओरबा जो है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तलचर जो है उड़ीसा में है। कोरबा जो है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिए ये क्या है? ताप विद्युत केंद्र है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दहेज को। दहेज कहाँ है? गुजरात में है। देश का यह पहला बंदरगाह है जो रसायनों के निपाटन हेतु स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा, सुमेलित नहीं पूछा गया है। देखिए हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता, महिंद्रा एंड महिंद्रा मुंबई नहीं पुणे में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव, अशोक लेलैंड चेन्नई। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका महादेश में कौन सा दो देश स्थल रुद्ध देश हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री हैं? कहाँ पूछा जा रहा है? दक्षिण अमेरिका महादेश का। तो ये दो देश कौन से हैं? परागुआ है और बोलिविया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? परागुआ और बोलिविया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा लवणता? तो ये पाई जाती है तुर्की के वान झील में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वान लेक में। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर से होकर के गुजरती है? आसान क्वेश्चन है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के मिर्जापुर से निकलती है होकर के गुजरती है। और ये टोटल भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर है। और कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये कर्नाटक में है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी व्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? तो व्रंश द्रोणी से होकर के कौन सी नदी बहती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। यह नदी जो है व्रंश द्रोणी से होकर के गुजरती है और मुहाने पर डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। क्लियर है। और इसी पर जो है धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर के पास में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है इसमें से? तो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो है इसमें से सभी के सभी सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी है और उसके किनारे स्थित जो नगर हैं
वो दिया गया है। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है, तो द्वितीय क्षेत्र में जो है सम्मिलित क्या है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका विनिर्माण और निर्माण कार्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए, उत्खनन जो है ये किस में आता है, तो ये प्राथमिक में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में आ जाता है तृतीयक, और आप यहाँ पर देख सकते हैं वानिकी, वानिकी भी प्राथमिक में आता है, पशुपालन भी प्राथमिक में ही आता है। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें से बताना है कि कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित इसमें से नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो है ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। और भारत का रैंक क्या है इसमें, अभी 131वां है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, नॉर्वे है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, भूमि सुधार का हिस्सा इसमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुफसली योजना। बाकी सभी जो दे रहे हैं यहाँ पर ये भूमि सुधार के हिस्सा हैं। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। तो फ्रेंड्स सभी ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो है इसका 1 और 2 दोनों जो है सही दिया गया है। 1 और 2 दोनों जो कथन है ये सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है, तो इसका आधार जो है उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देख लीजिएगा कि यहाँ योजना दिया गया है और उसकी जो कार्य अवधि है, कार्यकाल है, वो दिया गया है। बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक रही थी, तो ये रही थी 1969 से 1974 तक। ठीक है, तो ये तो गलत दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें कि वार्षिक योजना, तो 3 वार्षिक योजना आपको ध्यान रखना है, 1966 से 1967, फिर 1967 से 1968, फिर 1968 से 1969, तो ये भी जो है गलत दिया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था ये रहा था 1992 से लेकर के 1997 तक, तो ये भी गलत दिया गया। तो प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सभी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर इसमें से आपको चुन करके बताना है। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो दिया गया है इसका दोनों जो है ये करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रीय निर्धन वे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, चक्रीय निर्धन वे हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुतियों पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, तो आपको याद होगा संविधान के भाग 4A में या 4 क कहिए 51 क के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1976 में, उसी के तहत। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि संघ की कार्यपालिका मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। रीजन दिया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अब आपको इसमें से बताना है, सही आंसर यहाँ पर से चुन करके बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए और बी दोनों जो है सही दिया गया है, लेकिन आर जो है ये कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है, तो ये कौन सा मूल अधिकार है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको पता है, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में इसको रखा गया है। आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, सो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें।
संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किया गया? 1/3 पूछा जाए या फिर 33% पूछा जाए, तो ये था 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वह कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स वह जो हुआ है वो बताना है आपको कि कहाँ हुआ है। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार आर्टिकल 352 के खंड 3 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसी संसूचित करे। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो इसमें जो है कौन सा जो है हिंदू शब्द में कौन कौन आ रहे हैं? तो देखिए हिंदू शब्द में क्या आते हैं? बौद्ध, जैन और सिख आ जाते हैं। पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा अधिनियम था? तो वह 1919 का भारत शासन अधिनियम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्लियर है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग को, और इसका नाम देखिए बदल करके लोक सेवा के स्थान पर संघ लोक सेवा कब रखा गया? 1935 में। ये भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं। 43 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत का जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग, जरा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? उनका नाम जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर उनका क्रम आपको पता होगा कि वे कौन से क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो भी आप लिख करके बता दीजिएगा। देखिए भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है और कम से कम, बताइए, और कम से कम जो है वह 4 राज्यों में जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। UN द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा खाली स्थान दिया गया है को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। तो ये 1975 को, ध्यान रखेंगे, 1975 को जो है महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है? तो आपको पता होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 8 कोर सेक्टर उद्योग में शामिल कौन नहीं है? तो 8 कोर सेक्टर में कोयला है, उंगली पर काउंट कीजिए, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है और विद्युत है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, रसायन नहीं है। क्लियर। उसके बाद देखिए कालक्रमण के साथ व्यवस्थित कीजिए, बताइए राइट आंसर। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67। उसके बाद अगर हम बात करें गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ 1971 किस पंचवर्षीय योजना में है? कमेंट करके आप बताएंगे। राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का 1969 में। तो सबसे पहले आ जाएगा तीसरा, दूसरा, फिर पहला। तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये ऐप कौन सा है? तो देखिए ये जो ऐप है इसका नाम है WHO कोविड-19 अपडेट्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेड्रोस अधनोम वर्तमान में WHO के हेड हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसने बीमस्टेक के महासचिव का पदभार संभाला? बीमस्टेक का फुल फॉर्म आपको पता होगा फ्रेंड्स, क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। 1997 में इसका हेडक्वार्टर जो है बांग्लादेश के ढाका में है। इसमें टोटल 7 देश सदस्य हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, उंगली पर काउंट कीजिए, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल। क्लियर है। और तेंजिन लेकफेल जो है ये भूटान के हैं, इन्होंने ही महासचिव का पदभार संभाला है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में ये जो बीमस्टेक है इसका चेयरमैनशिप किस देश के पास है? तो श्रीलंका के पास है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश का पहला कोरोना वायरस, किसे जो है देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया? शायद ये प्रश्न हमने पहले भी कवर किया हुआ है। मनीष कुमार को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में
गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल ओशन एप्लीकेशन, डिजिटल ओशन, ठीक है, एप्लीकेशन उद्घाटन किया गया? तो ये जो डिजिटल ओशन एप्लीकेशन है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC का प्रबंध निदेशक जो है ये किसे? सिद्धार्थ मोहंती को। अच्छा, LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, MR कुमार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये नाजत शमीम खान को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 55 का, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ये फिजी के हैं। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में अयोध्या नगर निगम ने शहर को उच्च कोटि के धार्मिक नगर के रूप में विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किसके साथ किया है? तो ये किया है भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 58 नंबर, कि हाल ही में वेन रूनी ने सभी तरह के फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये जो थे ये क्या थे? ब्रिटिश फुटबॉलर थे। ध्यान रखेंगे, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। काफ़ी हम लोगों ने कई बार पद्म पुरस्कार के बारे में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तरुण गोगोई को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम कर दिया है? तो ये गुजरात के। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो ये पुणे का है, पिपरी चिचवाड़ नगर निगम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया है। यह पर्व किस मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स यह जो किया गया है यह पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में नए कैबिनेट का गठन किया गया है, नए नए चेहरे शामिल किए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का 25वां संशोधन चर्चा में रहा है। यह संशोधन जो है किस देश के राष्ट्रपति को हटाने से लेकर के संबंधित था? तो डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए यह लाया गया था, अमेरिका के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कि हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन की घोषणा की गई है। यह मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में किस भारतीय को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय युवा गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। हाल ही में किसने अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 बेलारूस की आरियाना साबालेंका ने जीता है। ध्यान रखेंगे, आरियाना साबालेंका कहाँ की है? बेलारूस की है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मच्छर के काटने से कौन सा इसमें से रोग जो है नहीं फैलता है? नहीं पूछा गया है। तो देखिए, ट्यूबरोक्लोसिस यानी जो टीबी की बीमारी है, क्षय रोग है, यह जीवाणु से होता है। मलेरिया परजीवी से होता है। पित्त ज्वार जो है येलो फीवर, यहाँ येलो फीवर बना लीजिए, यह भी जो है मच्छर के काटने से होता है। ईडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से, चिकुनगुनिया भी मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। काली क्रांति यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है संबंधित यानी कि कृष्ण क्रांति या कच्चे तेल, डीजल, एथेनॉल के उत्पादन से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मिनट, ए और सी दोनों, हाँ यहाँ कोयला दिया हुआ है और पेट्रोलियम के उत्पादन से भी है, तो ये दोनों हो जाएगा। ध्यान रखिए, कहीं कहीं कोयला भी मिल जाता है, कहीं कहीं पेट्रोलियम भी मिलेगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सी नोबेल गैस है? नोबेल गैस इसमें से हीलियम है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जनन, रेडॉन, ये सारे जो है अक्रिय गैस है। 70 देखिएगा कि जल जब जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है। घरों में प्रयुक्त धारा क्या होती है? तो घरों में 220 वोल्ट एसी सप्लाई दिया जाता है और इसका जो है फ्रेंड्स कितना होता है आवृत्ति? 50 हर्ट्ज होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं यह बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। तो नियंत्रक छड़ें जो बनी होती है ये किससे बनी होती हैं? तो ये बनी होती है राइट आंसर इसका हो जाएगा कैडमियम की और ग्रेफाइट की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लेवोइजियर को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोजन की विसरण की दर एक दूसरे गैस एक्स के विसरण की दर से 5 गुनी है। गैस का अनुभार क्या है? तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर की किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की क्या होती है? तत्वों की ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि कृत्रिम गोल्ड यानी कि जो रोल्ड गोल्ड होता है उसमें क्या होता है? तो रोल्ड गोल्ड में 90% कॉपर होता है और 10% एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर एल्युमिनियम ब्रॉन्ज हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है तो ये होता है अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है उच्च ताप पर गर्म करके, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रेशम है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रेशम जो है यह क्या है? तो यह जो है फ्रेंड्स यह एक पॉलीएमाइड है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है तो इसमें जो है पाइन ऑयल का यानी कि चीड़ के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। चीड़ का तेल ऑप्शन नंबर डी में है पाइन ऑयल, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे दुर्लभ अम्ल पहचानना है। सबसे दुर्लभ अम्ल जो है इसमें से CH3COOH है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर देखिए 250 वोल्ट 100 वाट और के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं तो 30 दिनों में कुल कितनी विद्युत व्यय होगी? तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? वाट इंटू घंटा बटा 1000 कर दीजिएगा, 120 यूनिट इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा किसी मनुष्य के चश्मे की जो पावर है वो +2 डायोप्टर। अब देखिए प्लस जो होता है ना यह क्या दर्शाता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस दर्शा रहा है? उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस लगाया हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके आंख में कौन सी बीमारी है? दीर्घ दृष्टि दोष है। क्लियर, तो राइट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संवेग तथा बल में संबंध क्या है? तो संवेग तथा बल में संबंध जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है। मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा मछली के कुछ नीचे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि मछली जो है अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखाई देती है। किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए किसी तार का प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्द्रता पर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि आम मीटर हमेशा खाली स्थान दिया गया है में जोड़ा जाता है और एक वोल्ट मीटर हमेशा खाली स्थान दिया गया है में जोड़ा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी में आम मीटर और समानांतर में वोल्ट मीटर। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है? तो राइट आंसर इसका H2SO4 हो जाएगा, द्विक्षारीय अम्ल। उसके बाद देखिएगा कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस को है वो कौन सी गैस है? तो फ्रेंड्स यह एसिटिलीन गैस है, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस इस पर जब H2O जब बौछार कराया जाता है तो ये बनता है C2H2, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट 91 नंबर देखिए यूरिया। यहाँ पर यूरिया का फॉर्मूला दिया गया है में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे 46.67। अदरवाइज आप अगर इसको निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है।
माफ़ कीजिएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2 है। उसके बाद कार्बन के यहाँ पर कितना होता है, कार्बन का 12 होता है। फिर ऑक्सीजन का 16 होता है। सबको जोड़ दीजिएगा और जिसका पूछा जाए ना उसका आप ऊपर निकाल दीजिए। परसेंटेज निकालना तो आपको आता है, आप निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए, व्हेल मछली की चमड़ी के नीचे वसा की एक मोटी परत ठंड से बचने के लिए होता है, उससे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है बताइए? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डबलर। उसके बाद देखिए, आँख के मायोपिया दृष्टि यानी कि जो अल्प दृष्टि है उसमें क्या होता है? तो 93 का करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। 94 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से उपयुक्त सही जोड़ा मिला है। क्वासिरक्योर जो है ये वसा से नहीं प्रोटीन से होता है। एथलीट फूड, फर्मफूड से, पायरिया, प्रोटोजोआ से। निमोनिया जो है या जीवाणु से नहीं होता, विषाणु से नहीं होता है, ये जीवाणु से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 2 और 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो कहाँ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेरुरज्जु। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किन रक्ताणुओं में केंद्रक पाया जाता है? तो केंद्रक जो है ये पाया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट में, ल्यूकोसाइट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। राइट आंसर इसका जो है 17.65% हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 98 का करेक्ट आंसर 1/cos² थीटा हो जाएगा। 99 की बात करें तो 99 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा 6। और 100 का करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स, 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। डेली आपको 11 से 12 बजे के बीच में प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा।